हाय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो મર્કાન્ટિલિઝમ उसकी ક્રિટિસિઝમ क्या कौन सी એટલે કે વાણિજ્યવાદની ટીકાઓ કઈ છે એના વિશે વાત કરવા રહ્યા છે। તો એમાં સૌથી આપણે જોઈએ તો કે ભાઈ એડમ સ્મિથ છે એને વેલ્થ ઓફ નેશન નામની પુસ્તક લખીને પુસ્તકમાં એમણે વેપારના ફાયદા શું છે અને એની દલીલો સુધી છે એની વાત કરી અને જે ઇજારાશાહી છે એની અસમર્થતા બાબતે પહેલાં જેટલી પણ વાતો થઈ थी એના असमर्थનમાં एनी टीका करी है। क्या है यहाँ पे कि भाई जो एडम स्मिथ थे उन्होंने 1777 में 1766 में एक बुक लिखी। वो बुक का नाम क्या था? वेल्थ ऑफ नेशन। उसमें उन्होंने क्या किया, फ्री ट्रेड जो है, फ्री ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसमें फ्री ट्रेड किस तरह से उसके बेनिफिट क्या है उसके बारे में उन्होंने आर्ग्यूमेंट रखी है। और उन्होंने दूसरी चीज़ क्या की कि भाई जो मोनोपोली है, मोनोपोली के खिलाफ जितनी भी ये बातें हुई थी, जितने भी थॉट रखे गए थे, उन सबके जो उसके फेवर में नहीं है वो सब की क्या किया, उन्हें टीका की, उसकी निंदा की है। ठीक है। उसके बाद का पॉइंट्स है कि भाई तुलनात्मक खर्चनो जे डेविड रिकार्डोनो जे ख्याल करो आंतरराष्ट्रीय व्यापार क्यारे लाभकारक बने छे तेनी रजूआत करे छे। बराबर। जो डेविड रिकार्डो को करके हमारे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, इंटरनेशनल ट्रेड के जो भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं ना उसमें आते हैं डेविड रिकार्डो। उन्होंने कौन सी थियरी दी? तो कॉम्पिटिटिव ट्रेड की है, जो कॉस्ट एंड बेनिफिट की। बराबर। कॉम्पिटिटिव कॉस्ट एंड बेनिफिट की जो थियरी है जो उनकी है, बराबर, वो जो थियरी है उन्होंने उसमें उन्होंने बताया कि इंटरनेशनल ट्रेड है कब बेनिफिट वाला है और कब बेनिफिट बिना का है। ठीक है। उसमें कब बेनिफिट होता है और कब नहीं होता उसकी उन्होंने बात की है कि तो बेनिफिट कब होता है। तो मान लीजिए कि देश अमेरिका है, कि अमेरिका है और एक है इंडिया है। तो इंडिया के पास क्या चीज़ बना ज़्यादा है? तो कि उसकी इंडिया के पास लेबर ज़्यादा है और यूएसए के पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है। तो वो इस तरह से एक्सचेंज करेंगे तो कि भाई जिस चीज़ की डिमांड होगी उस चीज़ की वो इंपोर्ट करेंगे और जिस चीज़ की सामने वाले देश को डिमांड होगी उस चीज़ की वो लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। ये सब बातें डेविड रिकार्डो ने की है इंटरनेशनल ट्रेड में। बराबर। इंटरनेशनल इकोनॉमी में, इंटरनेशनल ट्रेड में। तो यहाँ पे जो है मर्कान्टिलिज्म में, मर्कान्टिलिस्ट क्या कहते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड बेनिफिट वाला ही है। जो एक देश के लिए कैसा है कि भाई उसमें सरप्लस है, जो कंट्री जो कर रहा है उसके लिए सरप्लस है, बाकी कंट्री के लिए सरप्लस नहीं है। और सरप्लस होगा तभी वो इंटरनेशनल ट्रेड करेगा, ये वैसा नहीं होता है। वो सरप्लस नहीं होता तब भी ट्रेड करता है। यानी ये सब बातें गलत है और ये उसकी सेकंड क्रिटिसिज्म है। ओके। उसके बाद थर्ड क्रिटिसिज्म है कि वाणिज्यवादी એ શૂન્ય રકમની રમતનું દર્શન છે, જ્યાં લોકોને બીજાના ભોગે ફાયદો થાય છે। વૈશ્વિકમાં એટલે કે વિશ્વમાં વિકાસ કરવા અને વિશ્વની સમસ્યાઓને ઘટાડવા માટે તે કોઈ દર્શન નથી। अन्य देशों ने गरीब बनावવાનો प्रयास करवाથી આપણા પોતાના વિકાસ અને સમૃદ્ધિને નુકસાન થશે। તેનાથી વિપરીત जो આપણે જ अन्य દેશોની સંપત્તિમાં વધારો કરતા વેપારવાદની શૂન્ય રકમની રમતને ટાળીશું તો સ્વાર્થથી ફાયદો થઈ શકે છે। દાખલા તરીકે જાપાન અને જર્મનીના વિકાસને કારણે યુકે અને યુએસએ માટે નિકાસનું બજારો વધ્યા। यानी क्या कहना चाहते हैं कि भाई शून्य गेम थियरी। बराबर। जीरो गेम थियरी क्या है कि भाई जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन मान लीजिए बिजनेसमैन ए है और बिजनेसमैन बी है। बिजनेसमैन ए क्या चाहेगा, मान लो कि आप एक बिजनेसमैन और आपके सामने एक दूसरा बिजनेसमैन है, तो आप क्या चाहेंगे तो कि सामने वाले बिजनेसमैन को मिनिमम प्रॉफिट हो, या तो फिर उसको लॉस होता है तो मैक्सिमम लॉस हो। आप ऐसा चाहोगे, मानो कि आप पहले कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप क्या चाहेंगे, उसको मैक्सिमम लॉस हो, और वो क्या चाहेगा कि भाई उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, खुद को मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो ये दोनों की सोच में कहीं कहीं कुछ ऐसी कंडीशन आती है जो न्यूट्रल पॉइंट होता है, जहाँ पर एक के लिए मैक्सिमम लॉसेस होता है, एक के लिए मिनिमम लॉसेस होता है और दूसरे के लिए मिनिमम बेनिफिट होता है। यानी जो चाहता है कि उसको मिनिमम बेनिफिट हो उसके लिए मिनिमम बेनिफिट होता है, और जो चाहता है कि भाई मैंने अभी नया बिजनेस स्टार्ट किया तो मुझे मिनिमम लॉसेस हो, उसको मिनिमम लॉसेस होता है। वो जीरो गेम का न्यूट्रल पॉइंट है। ठीक है। तो वो पॉइंट से वो यहाँ पे मर्कान्टिलिज्म है उसकी बात करते हैं भाई कि ऐसे बिजनेस होगा। और ये सबसे क्या होता है कि भाई ये जो सोच है, ये विचार है
वो क्या करते हैं, कुछ कंट्रियों को पुअर करने की बातें करते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। रियलिटी में अगर हम चाहेंगे कि किसी देश को थोड़ी बहुत वेल्थ दे दें, हम उसको थोड़ी बहुत संपत्ति दें, कोई देश ने आप थोड़ी एनी जो इंटरनेशनल ट्रेड करी ना किया, यानी जो MOU करी ना किया, तो क्या होगा, उससे हमारा ही बेनिफिट होगा। जैसे कि हिटलर के टाइम में चीन, जर्मनी, जापान, USA, कनाडा, ये सब देश थे और इंटरनेशनल वर्ल्ड वॉर में आ गए थे, लेकिन अब क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड से ये लोग एक दूसरे के सामने बिजनेस कर रहे हैं और दोनों देशों को बेनिफिट ही हो रहा है। उसके बाद का पॉइंट है कि ये वाणिज्यवाद જે સરકારના નિયમોને એકાધિકારો પર ભાર મૂકે છે તે ઘણીવાર અયોગ્યતા અને ભ્રષ્ટાચાર तरफ दौड़ी जाए છે। यानी जब मर्केंटिलिज्म में गवर्नमेंट के रेगुलेशन की और उसके राइट्स की जब बात हो रही है, तो कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है जिससे करप्शन होता है कि मान लीजिए अब सब चीज़ें ऑफिसर के हाथ में है, तो क्या करेंगे, करप्शन को पैदा करेंगे। बिजनेस अब पूरा ऑफिसर, क्योंकि ऑफिसर सोचते हैं कि भाई किस तरह से बिजनेस करना है, तो करप्शन की डिमांड करेंगे, ठीक है। उसके बाद है कि भाई उससे कोई एम्पायर क्या, ये जो हमारा साम्राज्य है उसको बनाने की बात करते हैं, लेकिन उसके सामने जो गरीब पॉवर्टी है, वो पॉवर्टी की पे हम न्याय नहीं देते, उसको नज़रअंदाज करते हैं, ठीक है। उसके बाद टाइट फॉर टैट कि जो पॉलिसी है उसके तरफ ये ले जाता है। ये टाइट फॉर टैट क्या है, यानी वो ये एक बार जो इंटरनेशनल ट्रेड को ढील देने की बात करता है, लेकिन ये इंटरनेशनल ट्रेड को ढील नहीं देता, ये क्या करता है, उस पर ज़्यादा रोक डालता है। ये क्या करता है, इंटरनेशनल ट्रेड में जो चीज़ें इंपोर्ट होती है, उस इंपोर्ट होने वाली चीज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूटी डालता है, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स डालता है, बराबर। उसके बाद का पॉइंट है कि भाई वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद में क्या हुआ कि भाई ग्लोबलाइजेशन के किस हालात पैदा हुए, और ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ कि भाई इंटरनेशनल ट्रेड कैसा हुआ, फ्री ट्रेड हो गया, जिससे हमारे देश के बाजार खुले और वो बाजारों के सामने दूसरे देशों के जो कॉम्पिटिटर है OPI, उन्होंने भी कंपनियां डाली और उन्होंने भी कंपटीशन की, और सबको कैसा इच इक्वल कंडीशन मिली, तो सब एक साथ में कंपटीशन कर सकते, किसी को ज़्यादा टैक्सेस क्या ज़्यादा लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। और ये चीज़ है कि मर्केंटिलिज्म की के जो लिमिटेशन की बात है उसके खिलाफ की है। उसके बाद क्या है कि जो विशिष्ट धोरण है, कैसा है कि कुछ अलग रीत से इकोनॉमी जो है, मानो कि कोई देश है डेनमार्क है, डेनमार्क में क्या है, जो डेयरी इंडस्ट्री है उसका ज़्यादा प्रोडक्शन है, एनिमल से मिल्क का ज़्यादा प्रोडक्शन, तो उसके बेस पे उसकी इकोनॉमी खड़ी करेगा। इंडिया है तो इंडिया अपने बेस से करेगा, बराबर। इंडिया के पास लेबर ज़्यादा है तो लेबर का द्वारा इकोनॉमी करेगा, लेबर की बेस पे करेगा। US उसके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है तो वो कैपिटल बेस पे कई इकोनॉमी खड़ी करेगा, यानी उसके बेस पे वो इकोनॉमी खड़ी करता है, और उससे क्या करता है, वो फिर इंटरनेशनल ट्रेड करता है। वो ट्रेड कैसा होता है, फ्री ट्रेड होता है, बराबर। उसके बाद क्या है कि मर्केंटिलिज्म है, उसमें जो सिल्वर और गोल्ड के जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया है वो, और उसके सामने अदर जो गुड्स है उसको इम्पोर्टेंट नहीं दिया, उसकी अवहेलना करने में आई है, बराबर। उसके बाद मर्केंटिलिज्म है, उसमें जो कॉमर्शियल की जो सोच है वो ज़्यादा से ज़्यादा अतिशयोक्ति भरी है। उन्होंने जो एग्रीकल्चर और की जो बात ही नहीं की, वो बहुत गलत बात है, उसमें एग्रीकल्चर की बहुत कम बात है, ठीक है। जिससे क्या है कि जो अदर जो दूसरी ब्रांचेस है उसमें ये इतनी सफल सार्थक नहीं होती, अच्छी साबित नहीं होती, ठीक है। उसके बाद है कि भाई उसमें जो समृद्धि की बात की है उसमें गलत तरीके से बात की है, और यहाँ पे क्या है कि भाई एक स्टेट के बेनिफिट के लिए दूसरे स्टेट को क्या नुकसान पहुँचाने की बात है, उसको लॉसेस करने की बात है, बराबर। एक के बेनिफिट से दूसरे के लॉस नहीं हो सकते, दोनों के बेनिफिट करना जरूरी है। हमने जैसे USA और जर्मनी की बात की वैसे, ठीक है। और ये यहाँ पर उपयोगिता पुष्टिगुण, बराबर। तो यहाँ यूटिलिटी और वैल्यूज़ जो है उसके जो विचार यहाँ पे रखने में जो मर्केंटिलिज्म है उन्होंने ठीक तरह से उसके विचार नहीं रखे, उन्होंने बराबर उनका अध्ययन नहीं किया।
उसके बाद जैसे वैसे ही कैपिटल और इंटरेस्ट के बारे में भी उन्होंने अपने थ्रॉट नहीं रखे, ठीक तरह से नहीं रखे हैं। और लास्ट में कि भाई ये लार्ज नहीं है, ये बहुत नॉर्मल लेवल पे ये विचारधारा जो है, ये थ्रॉट है, इसको इसका में लार्जेबल होने का, ब्रॉड होने का इसमें कैरेक्टर नहीं है, ठीक है। ये उसकी सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म है, सॉरी ये सब उसकी क्रिटिसिज्म है। इसको हमने इंग्लिश में एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए। ओके, थैंक यू, आभार।